हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइंस एंड एंगल्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, इसमें मैं बताऊंगी पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट, पैरेलल लाइंस, रे इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल्स, वो कैसे बनते हैं, क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, सब चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो इसलिए ये बेसिक वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम जब भी लाइंस एंड एंगल्स पढ़ते हैं तो हमें ये सब टर्म्स हमें ज़रूर देखने को मिलती हैं एंड इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो इस वीडियो में हम सारी की सारी बेसिक चीज़ें कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग विद पॉइंट। तो अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो आप बोलोगे कि ये चीज़ होती है पॉइंट, है ना, इसी को हम बोलते हैं पॉइंट। तो पॉइंट बेसिकली आप बोल सकते हो किसी स्पेसिफिक पोजीशन को बताता है किसी भी स्पेस में। अभी पूरी स्पेस है, इसमें पॉइंट जो एक स्पेसिफिक पोजीशन को बताएगा कि अच्छा जी ये वाली जगह है ना। तो इसको हम एक स्मॉल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट को, ये स्मॉल डॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये जो पॉइंट होता है इसकी ना ही विड्थ होती है, आपको दिख रही है इसकी विड्थ, नहीं जी नहीं होती इसकी विड्थ, ना ही इसकी लेंथ होती है और ना ही इसकी कोई थिकनेस होती है। ठीक है, तो पॉइंट का क्या काम होता है, ये एक हमें स्पेसिफिक पोजीशन बताता है स्पेस में, कोई विड्थ नहीं, कोई लेंथ नहीं, कोई थिकनेस नहीं होती है। नेक्स्ट इज लाइन। अब लाइन क्या होती है, अब मैंने आपके सामने ये चीज़ ड्रॉ की, ये चीज़ मैंने ड्रॉ की, इसको आप बोलोगे लाइन, है ना, इसको बोलते हैं लाइन। तो लाइन जो होता है एक स्ट्रेट पाथ होता है दैट इज़ मेड ऑन काउंटलेस पॉइंट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे अब मैं इस लाइन पे देखूँ तो कितने सारे यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं ना, है ना, ये काउंटलेस पॉइंट्स हैं। तो लाइन जो होती है एक स्ट्रेट पाथ होती है जो काउंटलेस पॉइंट्स के ऊपर बनी होती है एंड ये दोनों डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, ये एंडलेसली एक्सटेंड होती है। कहने का मतलब है कि ये जो है ये इनफाइनाइट है, यहाँ से भी यहाँ से भी, हमें नहीं पता है कि ये कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है। तो लाइन जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है, एंडलेसली वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। लाइन को अगर मैं नाम दूँ, इसको मैं ए और बी का नाम दे दूँ इन पॉइंट्स को, तो अगर मुझे इसको डिनोट करना होगा तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से कुछ डिनोट करूँगी। तो एंड ये जो लाइन में आपको एंड में तो एरोज देखने को मिलते हैं। एरोज का मतलब होता है कि जो भी लाइन है, ठीक है, ये फॉर एवर चलती जा रही है, मतलब इनफाइनाइटली चलती जा रही है, ये इन एरोज का मतलब है। अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है ये आप अभी देखना। तो मैंने आपके सामने एक कुछ इस तरह से लाइन बनाई एंड इस पे ये दो पॉइंट्स हैं, इनका नाम है ए एंड बी एंड ये बना दी मैंने 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो अब आपको मेजर डिफरेंस दिख रहा होगा कि ये जो लाइन सेगमेंट होती है ये इस लाइन का एक छोटा सा पार्ट होती है, ठीक है, जिसकी लेंथ हमें पता होता है, जिसकी हमें लेंथ पता होती है एंड इसके 2 फिक्स एंड पॉइंट है। मतलब मुझे पता है ये पूरी लाइन 5 सेंटीमीटर की है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स है, लास्ट पॉइंट भी फिक्स है, तभी तो ये 5 सेंटीमीटर, क्योंकि स्टार्टिंग एंड लास्ट पॉइंट फिक्स नहीं होगा तो हम कैसे बोल देंगे कि 5 सेंटीमीटर की है। तो लाइन सेगमेंट जो होती है ये इस लाइन का एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, ये मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो है वो डेफिनेट लेंथ होती है, 5 की बनाओ, 10 की बनाओ, 1 की बनाओ, 2 की बनाओ, ठीक है। लेकिन इसमें भी इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, ये तो आपको सामने दिख रहा होगा कि इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, यहाँ भी एक, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ। एंड इसको कैसे हम डिनोट करते हैं, तो इसको हम लिखते हैं ए बी के ऊपर ऐसे सिंपल लाइन। तो आप दोनों में डिफरेंस देखो, जो इनफाइनाइट चल रही है लाइन उसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर, एंड जो सिंपल लाइन सेगमेंट है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करते हैं रे की। तो रे क्या होती है, अब मैंने आपके सामने एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, यहाँ पे है पी पॉइंट, यहाँ पे है क्यू पॉइंट। तो ये रे क्या है, ये भी एक पार्ट होती है लाइन का, ठीक है। पर इसमें क्या होता है, इसमें एक जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये फिक्स्ड होता है। स्टार्टिंग पॉइंट इसका कैसा होगा, फिक्स्ड पॉइंट होगा, इसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। फिक्स पॉइंट बोलो या फिर आप इसको बोलो इनिशियल पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आप देखो एरो आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब सिर्फ जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इसका इनिशियल, वो उसका फिक्स्ड पॉइंट है, वो हमें पता है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगी, कहाँ पे रुकेगी जाके, ये हमें नहीं पता। इसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है जिसको हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया ना। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, जैसे पी क्यू है तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं कि हमें पता है कि एक पॉइंट है इसका, बाकी एंडलेसली कहीं भी जा रही है। अब हम बात करेंगे पैरेलल लाइंस की। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है, ये ऐसी दो लाइंस होती हैं जो कि कभी भी आपस में नहीं मिलती। कहने का मतलब है इनके बीच में ये जो डिस्टेंस होगा ये हमेशा सेम होगा। अगर इन लाइंस में अभी डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर है तो ये लाइंस में हमेशा डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। आप खुद ही सोचो, अगर यहाँ इनके बीच में जो डिस्टेंस अगर ये चेंज हो गया, अगर यहाँ पे डिस्टेंस जो है ये धीरे 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 चेंज हो गया, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये मिल जाएंगे आके। तो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी भी आपस में नहीं मिलती एंड कितना भी इसको एक्सटेंड कर लो आप, इनफाइनाइट तक आप इसको लेके जाओगे, पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, ठीक है। इनमें जो ये डिस्टेंस है ये हमेशा ही कांस्टेंट रहने वाला है। अब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं इस साइन से। जब भी आपको ये साइन देखने को मिले इसका मतलब होता है कि जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया,
एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अब आपको एरोज़ दिख रहा है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रही है। तो इसका नाम दे दो एम, इसका नाम दे दो एल, ठीक है। तो ये जो एम और एल है ये आपस में पैरेलल है, तो मैंने इसको लिखना होगा, मैं कैसे लिखूँगी, एम इज़ पैरेलल टू एल। तो इस साइन से हम लिखते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स ऐसी दो लाइन्स होती हैं जो कि सेम प्लेन पे होती हैं और एक कॉमन पॉइंट पे आकर मिलती हैं। जैसे ये एक लाइन थी जिसका नाम है एल, एंड यहाँ से एक लाइन आई जिसका नाम है एम। तो एल को एम ने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, मतलब कहाँ पे काटा, इस पॉइंट पे काटा। तो जिस पॉइंट पे कट करती हैं लाइन्स उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं? ऐसी दो लाइन्स जो कि एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे आकर कट करते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन्स क्या होती है? परपेंडिकुलर लाइन्स भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती है? मैंने आपको बताया, ऐसी लाइन्स जो दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करें। तो परपेंडिकुलर लाइन्स भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं, लेकिन ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये जब बनता है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। जैसे यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे एक लाइन थी एम, तो दूसरी लाइन जो है एल ने इसको इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे एक बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन्स, जब इंटरसेक्टिंग लाइन्स 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। जब इंटरसेक्टिंग लाइन्स फॉर्म्स 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती है। एंड इसका साइन की हम बात करें तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर लाइन्स को? तो परपेंडिकुलर लाइन्स को कुछ इस तरह के साइन से डिनोट किया जाता है। तो अगर मैंने लिखना हो ये लाइन्स परपेंडिकुलर, तो मैं लिखूँगी एल इज़ परपेंडिकुलर टू एम, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट कोलिनियर पॉइंट्स। ये जो टर्म है ये आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जब तीन या तीन से ज़्यादा, मैंने क्या बोला, तीन या फिर तीन से ज़्यादा, 3 और मोर पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स को हम कोलिनियर बोलेंगे इफ़ दे लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर है ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, इसको मैंने बोल दिया ए बी सी डी। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपको एक ही लाइन पे देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी लाइन जिस पे आपको तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स देखने को मिलेंगे उनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने आपके सामने बना दी, जैसे ये मैंने आपके सामने बनाया लाइन, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट, एंड यहाँ पे है डी पॉइंट। तो क्या ये कोलिनियर होंगे? जी नहीं, ये कोलिनियर नहीं होंगे। ये जो होंगे ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक लाइन पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। कॉन्करेंट लाइन्स क्या होती हैं? सेम तीन या तीन से ज़्यादा लाइन्स को हम बोलेंगे कि ये कॉन्करेंट है अगर वो एक ही सेम पॉइंट से पास हो रही है। सेम कोलिनियर पॉइंट्स वाला यहाँ पे पॉइंट्स नहीं, यहाँ पे लाइन्स है, ठीक है। जैसे एक लाइन ये है, फिर दूसरी लाइन ये है, फिर एक लाइन यहाँ से आ रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है। तो ये जो सारी लाइन्स हैं, जैसे ये एल है, ये एम है, ये एन है, ये ओ है, ठीक है। एल एम एन ओ, ये जो लाइन्स है सारी की सारी कॉन्करेंट लाइन्स है। क्यों? क्योंकि ये सेम एक ही पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। अगर मैं आपके सामने बना दूँ, एक लाइन ये आती है क्यू, ठीक है, एक लाइन यहाँ से आ रही है पी, एक लाइन यहाँ से आ रही है आर। तो क्या ये कॉन्करेंट लाइन्स होंगी? नहीं, ये नॉन कॉन्करेंट लाइन्स होंगी। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी अलग अलग पॉइंट से पास कर रही हैं, एक पॉइंट से पास नहीं कर रही। अब हम बात करेंगे एंगल्स की। तो एंगल क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल कब बनता है? जब कोई भी दो रेस जो होती हैं एक सेम उनका स्टार्टिंग पॉइंट हो। अब रेस क्या होती है मैंने आपको बता दिया, रे क्या होती है, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, आगे वो इनफाइनाइट एंडलेसली वो चलती रहती है। सेम यहाँ पे भी एक रे होती है, ठीक है, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है एंड ये एंडलेसली आगे तक चलती जा रही है। तो एंगल कब बनेगा? जब ये दोनों रेस इनका एक सेम स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पे जो चीज़ बनेगी वो क्या बनेगा? एंगल बनेगा, ठीक है जी। एंगल कब बनता है? जब दो रेस जो है ये शेयर करती हैं कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, एंड ये जो शेयर्ड जो ये पॉइंट होता है, कॉमन जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसको बोला जाता है वर्टेक्स। इसको क्या बोला जाता है? वर्टेक्स, ठीक है। एंड ये जो रेस होती हैं इनको हम बोलते हैं आर्म्स बोल लो या फिर इनको साइड्स बोल लो, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसको नाम दे दूँ, ये है पी क्यू और ये है आर, तो यहाँ पे एंगल कौन सा बनेगा? पी क्यू आर। यहाँ पे बन रहा है ना एंगल, जहाँ पे ये एक कॉमन वर्टेक्स पे आके मिलेंगी वहाँ पे बनेगा एंगल। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है पी क्यू आर। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल की। तो सबसे पहला एंगल जो है वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कब बनता है? जब हमारे एंगल का जो मेजरमेंट हो वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो। मतलब ये एक रे आ गई हमारे पास, इसको मैं नाम दे देती हूँ ओ बी,
ठीक है। एंड यहाँ से जो दूसरी रे आती है इसको मैं नाम दे देती हूँ ए ओ, ये ए ओ है, ये कॉमन का पॉइंट है, ये ओ बी है, ठीक है। तो हमें पता है 90 डिग्री का एंगल कब कहाँ बनता है, 90 डिग्री के जब ऐसे लाइन्स परपेंडिकुलर हो 90, तो इसके बीच में, तो इस ये जो पूरा एरिया है इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। मतलब 0 डिग्री से लेके यहाँ पे है 90 डिग्री, स्ट्रेट लाइन भी होता है 90 डिग्री, तो 0 डिग्री 90 डिग्री के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे एग्जाम्पल पे अगर हम बात करें तो जैसे मैं बोलूँगी एंगल ऑफ 25 डिग्री इनके बीच में है, फिर 38 का बन गया, फिर 88 का बन गया, 89 का बन गया, 90 नहीं बनना चाहिए क्योंकि अगर 90 बन गया तो फिर वो तो राइट एंगल हो गया, ठीक है, वो तो फिर परपेंडिकुलर बन गया। तो 0 से 90 के बीच में जो एंगल बनते हैं वो सारे के सारे एक्यूट एंगल्स होते हैं। मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था ऑलरेडी, बट जब मैंने देखा तो मैंने वीडियो का बटन स्टार्ट ही नहीं किया था, ऑन ही नहीं किया था, तो आई एम रिपीटिंग इट अगेन। सो राइट एंगल क्या होता है जिसका मेजर 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें आपको यहाँ पे एक रे देखने को मिल रहा है, एक रे यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल जब ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा जिसको जिसको बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल, जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं। फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की बात की जाए तो ये 90 से 180 डिग्री के बीच में बनता है। ये आप हमने देखा था कि इसके बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है एक्यूट एंगल, ठीक है। एग्जैक्ट 90 पे बनता है राइट एंगल। अब इस वाले साइड जो बनेगा एंगल 90 से यहाँ पे होता है 180, ठीक है। तो 90 से 180 के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल। ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे जो है ये है 90 डिग्री, तो यहाँ से इस वाले पूरे एरिया के बीच में जो एंगल्स बनते हैं वो बनते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। फिर स्ट्रेट एंगल की बात करें तो स्ट्रेट एंगल कब बनता है? जब बिल्कुल 180 पे मेजर आता है। सेम जैसे राइट एंगल जो था यहाँ पे बनता था, सेम 180 यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे जब ये एंगल पूरा नीचे आ जाएगा तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। फिर रिफ्लेक्स एंगल की बात की जाए तो ये 180 से 360 डिग्री के बीच में बनता है। हमें पता है कि 180 डिग्री यहाँ होता है, ठीक है, एंड 360 डिग्री होता है जब पूरा एक चक्कर घूम जाता है। तो 180 और 360 के बीच में जो एंगल बनेंगे वो रिफ्लेक्स एंगल हम उनको बोलते हैं। एंड कंप्लीट एंगल कब बनेगा? जो पूरा 360 डिग्री का होगा। मतलब मैंने इस वाले पॉइंट से स्टार्ट किया, ये एंगल पूरा घूम के वापस इसी पॉइंट पे आ गया, मतलब ये पूरा कंप्लीट एंगल बना, एक 360 डिग्री का एंगल बना। फिर बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर आएगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स तब बनते हैं जब दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर आएगा। जैसे मेरे पास दो एंगल्स है, जैसे एक था 20 डिग्री का था एंड एक था मेरे पास 70 डिग्री का। तो मैंने बताना क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाता है कि नहीं बनाता। तो मैं दोनों को सम करके देखूँ, जब मैंने सम किया फिर आ गया 90 डिग्री के बराबर, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। उसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल कब होंगे? जब दो एंगल का सम 180 डिग्री आएगा। तो अगर ऐसा भी आपको बोला जाए कि एक एंगल जो है वो दिया है 50 डिग्री का, ठीक है, एंड ये सप्लीमेंट्री एंगल है एंड इसका मुझे सेकंड वाला एंगल फाइंड करके बताओ, क्योंकि हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे बनते हैं? जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आएगा। एक एंगल दिया 50 डिग्री, तो एक एंगल दिया 50 डिग्री, दूसरा वाला निकालना है, तो मैं 50 में से 90 को माइनस कर दूँगी, तो यहाँ पे आ गया 40 डिग्री। तो दूसरा एंगल भी आप ऐसे निकाल सकते हो। फिर आते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स क्या है या नहीं है ये जानने के लिए आपको 3 क्राइटेरिया देखने पड़ेंगे। अगर वो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए मतलब वो एडजेसेंट एंगल्स हैं। पहला कॉमन वर्टेक्स, दूसरा कॉमन आर्म, तीसरा नॉन कॉमन आर्म। जब ये तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इसका मतलब एंगल्स जो हैं वो एडजेसेंट हैं। यहाँ पे एक रे आई, यहाँ पे एक रे आई एंड यहाँ पे एक रे आई। अब आप यहाँ पे देखो कि इनका एक कॉमन वर्टेक्स है, तीनों एक कॉमन पॉइंट पे आके मिल रही हैं, तो मतलब पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। फिर दूसरा था कॉमन आर्म। अब आप देखो एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी एंगल जो है, यहाँ पे ओ बी जो है ये कॉमन आर्म है, दोनों एंगल्स में आ रही है, तो कॉमन आर्म वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। फिर आता है नॉन कॉमन आर्म, मतलब सेम नहीं होनी चाहिए। तो एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी में ओ ए एंड ओ सी ये नॉन कॉमन आर्म है, तो ये भी फुलफिल हो गया। मतलब एंगल 1 एंड एंगल 2 जो है ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे, ठीक है। अगर उसी तरह मैंने आपके सामने बनाया होता यहाँ पे बी ए सी ये एंगल 1 और दूसरा मैंने बनाया होता सी जी ए, ठीक है, ये है एंगल 2। अब मैं आपसे पूछती बताओ एंगल 1 एंड 2 एडजेसेंट है या नहीं है? तो आप क्लियरली बोलते हैं एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना ही कॉमन वर्टेक्स देखने को मिल रहा है ना कॉमन आर्म देखने को मिल रही है, ठीक है। फिर आते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कब बनते हैं? जब इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन्स मैंने बताया था, जब एक लाइन दूसरे लाइन को एक कॉमन पॉइंट एक पॉइंट पे आके कट करती है तब वर्टिकल अपोजिट एंगल, तब इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनती हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल कब बनते हैं? जब आपको इंटरसेक्टिंग लाइन्स देखने को मिलेगी तो ये जो अपोजिट एंगल्स होंगे जैसे एक्स और वाई ये इक्वल हो जाएगा, ए और बी ये इक्वल हो जाएगा। तो अगर ए दिया है 50 डिग्री तो बी भी ऑटोमेटिकली 50 हो जाएगा, एक्स दिया है अगर 50 डिग्री तो वाई भी 50 डिग्री हो जाएगा।
अब ट्रांसवर्सल क्या होती है? एक सिंगल लाइन होती है जो इंटरसेक्ट करती है 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स को। अब कहने का क्या मतलब है, एक लाइन ये थी जिसको नाम दे दिया मैंने ईएफ, एक लाइन ये थी जिसका मैंने नाम दे दिया जीएच। अब यहाँ से एक लाइन आई जिसने इन दोनों लाइन्स को कट किया एक-एक पॉइंट पे, एंड ये जो लाइन था इसको नाम मैंने दे दिया आरएस। तो आरएस ने ईएफ और जीएच को एक-एक पॉइंट पे कट किया, तो जिस लाइन ने इन दोनों लाइन्स को कट किया उसको हम बोलेंगे कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो मतलब आरएस जो है यहाँ पे क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। क्यों? क्योंकि ये 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स को एक पॉइंट पे कट करती है, ठीक है? एक पॉइंट पे कहने का मतलब है कि एक लाइन को एक-एक पॉइंट पे कट करेगी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगी। अब ट्रांसवर्सल जब ऐसे कट करती है, ठीक है, कोई भी 2 लाइन्स को, 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स को, तो बहुत से एंगल्स बनते हैं, जैसे इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, को-इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर अलाइड एंगल्स। तो ये सब एंगल्स क्या होते हैं, ये हम समझते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक अच्छी सी एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन-सा एंगल क्या होता है। तो यहाँ पे अब ये ट्रांसवर्सल के कौन से हैं, एन ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है इंटीरियर एंगल जो अंदर की तरफ बनेंगे। तो इंटीरियर एंगल्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से इंटीरियर एंगल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे 3 4 एंड 5 6, ये अंदर वाली साइड है। तो ये हमारे कौन से एंगल्स हुए, ये हो गया हमारे इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये कौन से एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स है। फिर आते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स नाम से ही पता चलता है जो बाहर की तरफ बनेंगे। कौन से एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 एंड 7 एंड 8। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये है एक्सटीरियर एंगल्स। फिर आता है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, ये हमारे इंटीरियर एंगल्स नाम आ रहा है तो मतलब अंदर वाले एंगल्स होंगे। को का मतलब हो गया कि जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे होंगे, कहने का मतलब है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, 3 4 एंड 6 एंड 5, ठीक है। अब को इंटीरियर एंगल्स का क्या मतलब हुआ कि जो सेम साइड पे होंगे, मतलब 3 एंड 6 जो है ये को इंटीरियर एंगल है, एंड दूसरा 4 एंड 5 जो है ये को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एक्सटीरियर अलाइड एंगल्स। एक्सटीरियर अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, दीज आर द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल बट बाहर की तरफ। सेम जैसे को इंटीरियर था मतलब अंदर वाले एंगल्स बट सेम साइड वाले, एक्सटीरियर में क्या आ गया, बाहर वाले एंगल्स बट सेम साइड पे। बाहर वाले एंगल्स कौन से हैं, 1 एंड 2 है, यहाँ पे 7 एंड 8 है। तो यहाँ पे 2 और 7 सेम साइड पे हैं, तो मतलब पहला क्या है, 2 एंड 7 जो है एक्सटीरियर अलाइड एंगल्स हैं, एंड दूसरा यहाँ पे 1 एंड 8, तो एंगल 1 एंड एंगल 8 जो है एक्सटीरियर अलाइड एंगल्स होंगे। अब हम बात करेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स की। ऑल्टरनेट एंगल्स जो हैं ये भी 2 तरह के होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स कब बनते हैं, ये बनते हैं हमारी ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड में, बोथ इंटीरियर में भी बनते हैं, एक्सटीरियर में भी बनते हैं, बट एडजेसेंट में नहीं बनते। अब यहाँ पे कौन कौन से ऑल्टरनेट एंगल्स है वो हम देख लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, जो अंदर की तरफ एंगल्स बनते हैं वो कौन से हैं। यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप अगर देखो, यहाँ पे एंगल जो 3 और 5 है, पहले 4 3 और 6 और 5 इंटीरियर एंगल्स, हम इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिव बात कर रहे हैं, मतलब सेम साइड पे तो नहीं हो सकते, 3 और 6 तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स तो नहीं होंगे ना। तो इसीलिए 3 और 5 ऑल्टरनेट एंगल है, 4 और 6 ऑल्टरनेट एंगल है। यहाँ पे एंगल 3 एंड एंगल 5 ऑल्टरनेट है, एंगल 4 एंड एंगल 6 जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब अगर हम बात करें ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, जो बाहर की तरफ है, 1 2 7 8 बाहर की तरफ है, बट ऑल्टरनेटिवली 2 और 8 एंड 1 एंड 7। तो एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 7, ये सारे के सारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब आते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ये नॉन एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, जहाँ पे एक एंगल जो होता है वो इंटीरियर होता है, एक एक्सटीरियर होता है, बट सेम साइड के होता है ट्रांसवर्सल के। कहने का मतलब है जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, जहाँ पे एक एक्सटीरियर होगा, एक इंटीरियर होगा, ठीक है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होगा। जैसे आपको यहाँ पे एंगल 1 देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये बाहर वाला एंगल है, तो एक अंदर वाला एंगल होगा जो सेम साइड में होगा। तो अंदर वाला एंगल क्या है, एंगल 5 है ना। तो एंगल 1 एंड एंगल 5 जो है ये हमारे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक पेयर, ठीक है। फिर दूसरा पेयर क्या बनेगा, यहाँ पे आप देख लो 4 एक अंदर वाला एंगल है, दूसरे वाले जो एम लाइन पे है एक बाहर वाला चाहिए, तो 4 एंड एंगल 8 जो है यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है। उसी तरह से दूसरी साइड देख लें, तो ये लाइन एल पे एंगल 2 जो है ये बाहर की तरफ है, ठीक है। तो एक इंटीरियर एंगल चाहिए हमें किसका, एम वाली लाइन का, तो ये आ गया हमारे पास एंगल 6। फिर उसके बाद अब ये एंगल 3 है, ये हमारा इंटीरियर है एल वाले का, तो एम का एक्सटीरियर चाहिए होगा, डैट इज़ एंगल 7। तो ये सारे के सारे जो हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। एंड लास्टली हमारे पास आते हैं लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का आपने नाम सुना ही होगा। लीनियर पेयर में क्या होता है, इसमें जो एंगल्स का सम होता है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो इनका जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री का होगा, ठीक है। लीनियर पेयर में जो एंगल्स बनते हैं ये कब बनते हैं,
जैसे मेरे पास यहाँ पे एक ये है लाइन, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ये है, ठीक है। कुछ चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनेगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कब बनता है? जब आपको दो एडजेसेंट एंगल्स देखने को मिलेंगे। एक एडजेसेंट एंगल ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। दो एडजेसेंट एंगल्स हमें देखने को मिल रहा है, ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, ठीक है। इनका एक कॉमन वर्ड साइड होना चाहिए, कॉमन साइड इनका एक होना चाहिए, कॉमन साइड। कॉमन साइड है इनका? जी हाँ है। यहाँ पे ए ओ बी, यहाँ पे डी कर लेते हैं। तो एंगल ए ओ डी एंड डी ओ बी में आपको देखने को मिल रहा है कॉमन साइड क्या है? ओ डी है, तो कॉमन साइड इनका है, ठीक है। फिर इनका एक नॉन कॉमन साइड होना चाहिए, नॉन कॉमन साइड्स होनी चाहिए जो कि क्या बनाए? स्ट्रेट लाइन। नॉन कॉमन साइड्स को क्या बनानी है? स्ट्रेट लाइंस बनानी है। तो आप यहाँ पे देखो ए ओ एंड ओ बी, ये नॉन कॉमन है, दोनों में कॉमन नहीं है, तो ये क्या बना रही है? स्ट्रेट लाइंस बना रही है। तो जब कॉमन साइड देखने को मिलेगी, ठीक है, एंड नॉन कॉमन साइड जो है ये स्ट्रेट लाइन बना रही होंगी, उस टाइम पे पास बनेगा लीनियर पेयर। एंड लीनियर पेयर में जो एंगल्स का जो सम आता है वो कितना आता है? 180 डिग्री का आता है।